नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं दीपक चौहान आपके अपने चैनल यूसीपी एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि बिलियन के बारे में, अर्थात बिलियन होता क्या, बिलियन के परिचय बताया था, बिलियन बनता कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो भैया आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ बिलियन के प्रकार होंगे, क्योंकि जो बिलियन है वो ऐसा तो है नहीं केवल एक ही प्रकार का हो सकता है, क्योंकि बिलियन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बिलियन में जितनी चीजें आती हैं उनको कितने प्रकार में बांटा गया है, किस प्रकार से हम उसको समझेंगे, आज ये टॉपिक हम समझने वाले हैं। तो क्या है भैया, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन को उठा के अच्छे से जान से मेहनत करके लगन से बैठिए और अच्छे से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। जहां ना समझ आए बाबू वहां पे आप कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ में, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक बाबू, चलिएगा। हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो है बिलियन के प्रकार। क्या बाबू? बिलियन के प्रकार। देखिएगा, क्या है कि किसी भी चीज को हम बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार होते हैं। भाई कोई किसी दूसरे तरीके से बनाता है तो कोई दूसरे बनाता है ना बाबू, सबका तरीका अलग अलग है। तो जो बाबू बिलियन है ना, मैंने कल के भी आप चैप्टर में बताया, मैंने टॉपिक में बताया था कि बिलियन होता क्या, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और जो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण थे, जो दो या दो से अधिक तत्व के यौगिक की बात हो रही थी, वो कौन था, विलेय या विलायक, यही मैंने बताया था। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि जो विलेय विलायक थे या अर्थात बिलियन था, उनके प्रकार किस आधार पर हैं, क्योंकि इनके आधार भी आपको जानना आवश्यक होगा। किस आधार पर बांटा गया है, उनके भौतिक आधार हैं या उनके सांद्रता के आधार हैं, अर्थात मात्रा के आधार हैं। देखिएगा, जो हमारा बिलियन है अर्थात बिलियन के प्रकार है भैया, बिलियन के प्रकार। ठीक है। तो जो बिलियन है वो दो आधारों पर रखा गया है। कितने आधारों पर रखा गया है? दो आधारों पे। क्या है ना, का आधार जो है दो अलग अलग है। कौन सा आधार है? एक है भौतिक आधार, एक क्या है बाबू, भौतिक आधार। हाँ समझिए, ठीक है ना। पहला क्या है बाबू, भौतिक आधार है। अब दूसरा जो है भैया वो है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, ठीक। देखिएगा, भौतिक आधार, आप भौतिक शब्द से जानते हैं कि जब भौतिक जो क्रिया होता है लगभग लगभग देखा जाए संभव बाहर की क्रिया होती है। जो बाहर क्रिया आ रही है बाबू, जो बाहर क्रिया हो रहा है वो क्या है? भौतिक। वो क्या है बाबू? भौतिक। तो भौतिक में बाबू क्या होता है ना, भौतिक में वैसे तो देखा जाए तो 9 है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो कुल मिलाकर के हमारे पास मुख्य भौतिक आधार पे बिलियन क्या है, 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बाबू? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं देखिएगा। एक है ठोस बिलियन, दूसरा है द्रव बिलियन, तीसरा है बाबू गैस विलयन। कहने का मतलब ठोस ठोस का मिलना। जब ठोस ठोस मिलते हैं क्या होता है? ठोस विलयन होता है। क्या होता है? जैसे हम मान लेते हैं कि हमें पीतल का निर्माण करना है, कॉपर जिंक की मात्रा होगी, तो कॉपर और जिंक भी धातु हैं, अर्थात ये धातु। तो कहने का मतलब हुआ कि वो जो धातु है वो ठोस है। जो धातु है क्या बाबू? ठोस है। और दोनों ठोस मिलकर के क्या बना दिए बाबू? तल बना दिए। तो एक प्रकार से देखा जाए वो ठोस जो विलयन बना वो ठोस विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? ठोस विलयन। दूसरा है भैया द्रव विलयन। क्या बाबू? द्रव विलयन। अब यह कहते हैं बाबू क्या होता है ना, द्रव का मिश्रण, अर्थात द्रव को मिलाना। मान लेते हैं कि अब तो हो गया डेयरी सिस्टम हो गया ना, पहले क्या हुआ करता था, लोग दूध लाते थे घर पे, क्या करते थे, लगाते थे। ठीक है, दूध निकालने के बाद क्या होता था, दूध वाला आ रहा है, एक काम करो पानी डाल दो, ऐसा होता था। अब वो जो पानी आप मिला रहे हो दूध में, या दूध में आप पानी मिला रहे हो, दोनों किस रूप में है? ओके तो रूप में है ना।
अर्थात ये द्रव का विलयन हो गया। किसका विलयन हो गया बाबू? द्रव का विलयन हो गया। बात समझ में आ रही सबको? ठोस विलयन में किसका मिश्रण होता है? ठोसों का मिलना। अर्थात इसमें ठोस मिश्रण होता है, ठीक है ना। क्या होता है बाबू? ठोस मिश्रण होता है, ठीक है ना। अर्थात ठोस ठोस मिलते हैं, ठोस ठोस मिलकर के जो विलयन बनाते हैं वह क्या कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस विलयन। अब अगला टॉपिक है हमारा द्रव विलयन। तो जो द्रव होता है बाबू वो द्रव मिलकर बना होता है, द्रव से द्रव। क्या बाबू? द्रव से द्रव। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं वह विलयन जिसमें द्रव द्रव के रूप में मिलता है, या ऐसा विलयन जो लिक्विड फॉर्म में होता है वह क्या कहलाता है? द्रव विलयन कहलाता है। ठीक बाबू, चलिएगा। तीसरा टॉपिक है गैस। तीसरा टॉपिक क्या बाबू? गैस। आपको ये ध्यान से समझ में आया होगा, ठोस मिश्रण मैंने आपको बता दिया कि जैसे जो धातु है, दो धातु जो मिला है वो ठोस है, दो ठोस मिलकर एक पीतल का निर्माण किया, अर्थात जो पीतल का धातु है अर्थात ठोस धातु है, ठोसों का मिश्रण है अर्थात ठोसों का विलयन अर्थात ठोस विलयन है। द्रव अर्थात द्रव द्रव का विलयन, जैसे दूध में पानी या पानी का दूध में मिलना, तो क्या हो गया भैया? द्रव का विलयन हो गया, अर्थात उसे द्रव विलयन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आधार है, भौतिक आधार है। ये क्या है बाबू? भौतिक आधार। ये बाहर की क्रिया है। ठोस कोई चीज है, आपके पास पेन है, पेन को आप देखिए, पेन आपके पास है, ये बाहर दिख रहा है कि अंदर आप देख रहे हो? कहीं बाहर तो आपको दिख रहा ना, ये ठोस है ना बाबू, ठोस है, आपको दिख रहा है, बाहर की क्रिया है। अगला क्या है? गैस। अगला क्या बाबू? गैस। अब याद है सर, गैस तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ अनुभव तो किया हो, बाहर से आपने अनुभव तो कर लिया ना इसका, अर्थात यह भी एक प्रकार से क्या हुआ? भौतिक में ही आता है। किस में आता है बाबू? भौतिक में। तो गैसों का मिश्रण में गैस से गैस का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण। का बाबू? बात समझ आ रही सबको अच्छे से? बहुत अच्छे। चलिए मेहनत करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेहनत करते भी होंगे, और इसी उम्मीद के साथ हमारी टीम आपके सहयोग में लगी है कि आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके हम लोगों का भी नाम रोशन करें और घर में माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद और जोश उमंग के साथ हम आप लोग के सामने उपस्थित हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपने भौतिक आधार को अच्छे से समझ ही लिया होगा। तो बेटा क्या है, अगर कोई आपसे पूछे विलयन के प्रकार, तो आप बताएंगे भैया कि विलयन किस आधार पे आप जानना चाहते हैं, क्योंकि विलयन दो आधार पर बांटा गया है। तो कोई पूछेगा चलिए बताइए आधार कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे बाबू जो हमारा विलयन है ना, दो आधार पर इस प्रकार है। एक तो क्या है, भौतिक के आधार पर रखा गया है, इसके आधार पर, भौतिक के आधार पर। और दूसरा लिखा गया सांद्रता, अर्थात उसकी मात्रा के अनुसार पर रखा गया है, सांद्रता के आधार पर। तो क्या है बाबू, हमने देख लिया, ये सारी चीजें हमने देखा। बात सबको समझ में आ रही ना बाबू? चलिए चलिए देखिएगा, गैसों का मिश्रण हो गया, गैस विलयन, ठीक है। अब अगला आ जाता है, अगर सांद्रता के आधार पे हम देखें ना बाबू, सांद्रता के आधार पर हमारे पास विलयन जो होंगे वो कौन कौन से विलयन होंगे, ठीक है। बेटा क्या होता है ना, सांद्रता के आधार पर अगर हम मात्रा के अनुसार देखा जाए, ले आता है तनु विलयन। क्या आता है बाबू? तनु विलयन। अगर आप तनु शब्द का ध्यान रखेंगे, अगर आप तनु शब्द का ध्यान रखें ना, क्या होता है, अगर आप कहीं खाना पीना खा रहे हो ना, अगर भूख, क्या तनिक कहते हो ना, बढ़िया तनिक ही देना हमको, तनिका, अर्थात तनिक शब्द आप बोलते हो क्या? तनु। कहने का मतलब यह हुआ कि तनु विलयन, कौन सा विलयन? तनु विलयन, जिसमें ध्यान समझिएगा, मेरी बात समझिएगा, जो तनु विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा नाम मात्र के बराबर होता है, वह तनु विलयन होता है। बात समझ में आ रही ना? अर्थात कहने का मतलब मैंने कल भी बताया था कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। मैंने बताया था जिसको घोला जा रहा है विलेय होता है, जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक होता है। मैंने विलायक के और आपको बताया था इसका फार्मूला एग्जांपल तौर पे, कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर
किसी जो व्यक्ति है उसके गुणधर्मों को हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, वो अपने बाप पे गया है, वो अपने माँ पे गया है, वो अपने चाचा पे, कहते नहीं कहते? क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा, वो व्यक्ति ने अपने चाचा, दादा, पापा या किसी के गुणों को अपनाया है। ये ध्यान रखना कि विलयन बनाने में जो विलेय या विलायक होते हैं, विलयन बनाने में जो विलयन, ध्यान रखना, जब विलयन बनता है, जो पदार्थ घोला जाता है, क्योंकि मैंने बताया था विलयन कैसे बनता है, दो पदार्थ मिलता है तभी बनता है। जो पदार्थ मिलाया जा रहा है, विलयन जिसके गुण को अपना लेता है, ध्यान समझना कि मैंने कब अगले वाले वीडियो में इसको बताया था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अब सभी लोग कि अगर कोई पूछे कि विलायक का इसके विपरीत, इसके अलावा कोई परिभाषा क्या आप परिभाषित कर सकते हैं, तो आप हाँ कह सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूं। किस प्रकार से आप करोगे? आप ये बताओगे विलयन, जब विलयन बनता है तो वह जिसके गुण को अपना लेता है, कहने का मतलब विलयन जब बन रहा है, वह जिस चीज के गुण को अपनाता है वह विलायक बन जाता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में यह बताया था बाबू कि आपने नमक को जल में मिलाया, इसको बाबू नमक को जल में मिलाया, ठीक है, आप ये देखेंगे नमक घुलकर जल के तरह बन जाएगा, ना कि जल घुल के नमक बन जाएगा। क्या होगा? नमक घुलेगा ना, जल थोड़ी घुलेगा भाई, नमक घुल के जल का रूप ले सकता है, ना कि जल घुल के नमक का रूप ले सकता है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अर्थात जल का रूप कौन लिया? नमक लिया। जिसका रूप लिया जा रहा है, अर्थात किसका रूप लिया जा रहा है? जल का रूप, तो जल क्या है? विलायक है। बात समझ आ रही सबको? अर्थात हम आते हैं तनु विलयन में, क्योंकि मैंने आपको बताया विलयन के प्रकार जो होते हैं दो आधार पे है, एक सांद्रता के अर्थात की मात्रा के अनुसार, मैंने बता चुका है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। तनु विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा, ध्यान समझना, जिसमें विलेय की मात्रा नाम मात्र के लिए डाला जाए, अर्थात थोड़ा से डाला जाए, जिसके लिए वो विलयन पर्याप्त ना हो, या ऐसा कह सकते हो कि एक बूंद, आप नींबू का हो गया, मान लेते हैं आप एक बाल्टी पानी ले लिए, यहाँ पर समझिए, में आ जाएगा, एक बाल्टी आपने पानी ले लिया, क्लियर है? अब एक बाल्टी पानी में आपने एक बूंद नींबू का रस डाल दिया, भाई एक बूंद नींबू का रस से पानी का क्या होगा बाबू? क्या है, कभी फर्क बताए? क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा यार। जिस स्वाद का जल है उसी स्वाद का तो रहेगा, खट्टा तो हो नहीं जाएगा। क्यों खट्टा नहीं होगा? क्योंकि एक मात्रा उसकी जो है ना तनु से, अर्थात थोड़ा सी, तो समय सबको तनु विलय समय आ गया, जिसमें विलेय की मात्रा, विलयन में विलेय की मात्रा जब कम होती है या नाम मात्र के बराबर होती है, वह तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन। दूसरा है बाबू सांद्र विलयन। क्या बाबू? सांद्र विलयन। अब मैंने आपको तनु के बारे में बता दिया, अब आप जानते हैं सर तनु विलयन में याद हो गया, अच्छे से बताया, ठीक है, अच्छी बात है, और अच्छी बात है। चलते सांद्र में, तो जो सांद्र विलयन है इसी का विपरीत है। क्या बाबू? तनु का विपरीत। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सांद्र तथा तनु विलयन में अंतर बताइए, तो आपको तनु और सांद्र दोनों याद होना आवश्यक है, क्योंकि एक तनु जो हो इसमें विलेय की मात्रा कम होती है विलायक की अपेक्षा, लेकिन सांद्र में क्या होता है? विलेय की मात्रा अधिक होती है विलायक के, इसमें विलेय अधिक था उसमें विलायक अधिक होगा। अब क्वेश्चन आता है सर एग्जाम्पल हो बाबू, जब कभी भी विलयन बनाते समय विलेय में कोई अधिक मात्रा में चीनी में घोल दिया जाता है, तो वह ज्यादातर ज्यादा उसके भौतिक गुणों को अपनाना प्रारंभ कर देता होता है। ज्यादातर ज्यादा केस में होता है कि वो उसके भौतिक गुणों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है, तो वह क्या कहलाएगा बाबू? सांद्र विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर इसकी परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बाबू? मैंने आपको तनु विलयन में बता दिया,
सबको क्लियर हो गया था। इसी का विपरीत करना है आपको क्या, सांद्र में। सांद्र में आपको कैसे करना है कि जब कभी विलयन बनाया जा रहा हो उसमें विलायक की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलेय की मात्रा क्या होगा, होगा। तो वह क्या होगा बाबू, सांद्र विलयन। अगर आप सांद्र का एग्जाम्पल समझना चाहते हैं बाबू, मैं एग्जाम्पल बता चुका, अगर उसके भी आप नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं बाबू, तो आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले अब मैंने आपको द्रव और द्रव का बताया था। द्रव और द्रव मैंने आपको बताया था क्या, H2O प्लस दूध के बारे में। अब हाँ, एक चीज और तो छूट गया बाबू, गैसों का मिश्रण कैसे होगा। चलिए इसको थोड़ी देर रोक देते हैं, आप इसमें थोड़ा टॉपिक में आ जाइए क्योंकि ये भी जरूरी है। गैसों का मिश्रण क्या है, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन में है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बहुत सारी गैसें हैं। देखिए हम एक एग्जांपल आपको ये बताने वाले हैं आज, आप एग्जांपल सोचोगे कहोगे हाँ सर ऐसा एग्जांपल मैंने देखा नहीं था। देखो बाबू क्या है ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो जल है, जो जल है वो गैसों का मिश्रण है, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से, तो नहीं संतुष्ट हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ही क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, ये तो सब लोग जानते हो। लेकिन ये भी तो जानते हो कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, दोनों क्या है, गैस है। हो गया ना क्लियर, बात समझ आए सबको। अर्थात गैसों का मिश्रण जो होता है बाबू H और O के बराबर, अर्थात हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसों को आपस में जब मिला दिया जाता एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बन जाता है, गैस विलयन। क्या बन जाता है बाबू, गैस विलयन। सबको क्लियर हो गया बात है। शांत विलयन भी बाबू इसी तरीके से क्रिया होगी। मान लेते हैं मान लेते हैं आपने एक बर्तन ले लिया, क्या ले लिया बाबू, एक बर्तन ले लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया है कि कोई पदार्थ आप इसमें जल भर दिया है, आपने क्या कर दिया बाबू, जल है, ठीक है, क्या है बाबू, जल है। अब जल में आप क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपने जल की मात्रा मान लेते हैं कि आपका 500 है बाबू, 500 ml। आपने यहाँ पे बाबू में आपने क्या किया था, 500 ml जल में आपने 5 लीटर दूध डाला है, ठीक बाबू। मान लेते हैं कि आपने एक बर्तन में 500 ml, अर्थात ml की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, करते हैं तो क्या सबको, 5 लीटर दूध मैंने किसमें मिलाया बाबू, जल में मिलाया। अगर कहा जाए जल में किसको मिलाया जा रहा है, मैंने भी थोड़ी पहले बताया था, ये वीडियो मैंने बताया था, जिसको मिलाया जाए, जिसको मिलाया जाए वो क्या होता है। अगर हम कहें पानी में दूध को मिलाना, अर्थात पानी में दूध का मिलाना, क्या समझिएगा, पानी में दूध का मिलाना, तो का मिलाना शब्द तो विलय होता है, दूध में पानी का मिलना। अगर इसी का विपरीत कर दिया जाए, दूध में पानी का मिलना, पानी में दूध का मिलना, अगर दोनों को एक दूसरे के स्थान से चेंज करके देखा जाए बाबू, दोनों ही क्या होंगे, प्रकार से विलय और विलायक का कार्य करेंगे, है ना, करेंगे, समझिएगा। मान लेते हैं क्या है, दूध का पात्र है, क्या है बाबू, का पात्र है, आप इसमें पानी को मिला रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं, को मिलाया जाता है विलय, में मिलाया जाता है विलायक, पानी को मिला रहे हैं, अर्थात पानी क्या है, विलय हो गया ना, जिसमें मिला रहे हो दूध क्या हो गया, विलायक। अगर इसी को हम पात्र को चेंज करके इस साइड में कर देते हैं,
अब ये हो गया क्या, पानी, तो हो गया क्या, दूध। पानी में दूध को मिलना, मिलाना, दूध का मिलना, दूध क्या हो गया, विलय, और पानी क्या, दोनों में देखा जाए तो विलय और विलय, अर्थात एक प्रकार से दूध पानी का मिलना एक प्रकार से क्या है बाबू, इसी प्रकार से जो शांत विलय मैं आपको बताने इसी प्रकार से दिया है कि विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा, आपने पढ़ा, विलायक की मात्रा अधिक हो में कभी कभी विलय की मात्रा अधिक हो जाता है, यही कंडीशन होता है दूध में पानी का मिलना या पानी में दूध का। चलिए तीसरा जो टॉपिक मैं आपको बताने वाले हैं वो क्या होता है, संतृप्त। आप इसके नाम से शायद वाकिफ हो गए होंगे, संतृप्त विलयन। यार सारा भोजन बना था ना, मेरा तृप्त हो गया, तृप्त, अर्थात तृप्त का मतलब यह हुआ कि सामने जितनी भी चीजें प्राप्त की वह हमें अच्छे से मिल गया, और जो चीज मैंने खाया या कोई भी चीज प्राप्त की बहुत अच्छे से पाया, ठीक है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो अर्थात विलयन बनाने समय ये विषय ध्यान रखना है, जो संतृप्त विलयन मैं पढ़ रहा हूँ इसका टॉपिक ऐसा है कि इसका अर्थ मैं बता सकूं। संतृप्त अर्थात तृप्त हो जाना, क्या हो जाना बाबू, तृप्त हो जाना। संतृप्त का तात्पर्य होता, संतृप्त का तात्पर्य हुआ कि तृप्त हो जाना अर्थात संतुष्ट हो जाना। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इसकी परिभाषा बताएं कि किसी विलयन में, ध्यान रखना, किसी विलयन में जब विलय की मात्रा विलय की मात्रा एक निश्चित ताप पर की मात्रा एक निश्चित ताप पर क्रिया करने के बाद जब उसकी इच्छा अर्थात भर जाती है वो क्रिया करना बंद कर देता है। जैसे हम आप भोजन करते हैं, जब हमारी शरीर तृप्त हो जाती है, भूख मर जाती है, भोजन खाने से हमारा पेट भर जाता है, तब उसके बाद आपके पास कोई खाना आएगा, अरे यार ले जाओ भूख नहीं है। बात समझ में आ गई सबको, बहुत अच्छे। उसी प्रकार से संतृप्त विलयन होता है कि जब विलयन की क्रिया होती है उसमें विलय, जितना विलय घोला जा रहा है वो विलय घुल जाने के बाद उसमें और विलय ना घुले वह संतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त। सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट फिर से समझ लीजिएगा संतृप्त में, क्योंकि कुछ बच्चों में अभी डाउट लगी हुई बना हुआ है तो समझ लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल तो सबको बताया कि आप किसी निमंत्रण में जग जाते हो, निमंत्रण जाने के बाद आप भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि अगर आप पेट भर के भोजन कर लेते हो ना, सामने कोई भी चीज आए अच्छा नहीं लगता, भर गया नहीं होता, नहीं होता। वही प्रक्रिया यहाँ पे है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप तृप्त हो चुके हैं, आपका पेट भर चुका, आप तृप्त हो चुके, बात समझ में आ रही ना। तो वही तृप्त शब्द यहां भी जुड़ा है, अर्थात किसी विलयन को बनाने के लिए, किसी विलयन को बनाने के लिए विलय जब एक निश्चित ताप होनी चाहिए, ठीक है ना, अर्थात एक निश्चित ताप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ताप को कम ज्यादा किया जाए, एक निश्चित ताप में किसी विलयन को जब विलय मिलाया जा रहा है तो जब तक विलय घुल रहा, अर्थात घुल जाने के बाद उसकी मात्रा शांत हो जाती है, उसके बाद उससे ज्यादा में कोई विलय न घोला जाए, वह क्या होता है, क्या होता है। अगर आप इसकी परिभाषा की बात करें, मैं अभी थोड़ी देर बाद की सारी परिभाषाएं लिख दूंगा, अब नोट कर लेना, ठीक बाबू। अगला क्या है, असंतृप्त विलयन। आप ये शब्द से नाम जान गए होंगे, असंतृप्त विलयन, ठीक बाबू, क्लियर हो गया सबका, क्या है ये। चलिए मैंने आपको बताया संतृप्त, बिल्कुल तृप्त हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग बैठ जाते हैं तो क्या कहते हो, यार कब से खात कहते हो का, यार
तब से खाने में लगा हुआ, अभी तृप्ति नहीं हुआ ना। अरे तृप्त होगा तो उठ के बैठ खड़ा हो जाएगा बेचारा, तृप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी विलयन को बनाते समय एक निश्चित ताप होता है, उस निश्चित ताप में जब आवश्यकता से ज्यादा जितना विलय दिया है वो विलय घुल जाने के बाद वो और विलय की मांग कर सकता है, अर्थात उसमें और विलय घोला जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। आप कभी एग्जाम्पल तौर से समझिए, मैं अभी आपको परिभाषा भी लिखा दूंगा। असंतृप्त विलयन फिर समझिएगा, जब किसी विलयन को बनाया जाता है एक निश्चित ताप होना चाहिए, ठीक है, पर ध्यान रखना निश्चित होना चाहिए। उसी निश्चित ताप पर जब विलय को घोला जाता है ना, तो जो विलय एक सीमा तक घुलता है बाद बंद हो जाता है और तृप्त में आ गया, संतृप्त में। जो घुलना प्रारंभ होने के बाद भी उसमें और घोला जा सकता है। एक सीमा उनकी क्या है? घुल रहा, उसके बाद क्या है? और मांग रहा है, भैया और थोड़ा लाओ और मैं लूंगा। और घोला जब जाएगा उसमें ना, तो क्या हो जाएगा भैया? असंतृप्त हो जाएगा, फिर तृप्त वो नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्या आता है बाबू? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त। अब आप ध्यान सुनिएगा, अति मतलब होता है, आप कभी कभी क्वेश्चन में भी देखते होते अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति मतलब होता है अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा ना। अब इसमें दिया अति संतृप्त, अर्थात अगर देखा जाए प्रकार से संतृप्त विलयन है ना, उसी का ही तो भाग है ये, कहीं और से तो आया नहीं। बस ये कि संतृप्त की थोड़ी मात्रा उसमें होनी आवश्यक है। विलयन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संतृप्त विलयन की कुछ परसेंटेज या कुछ मात्रा होना आवश्यक होता है, वह क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अति संतृप्त विलयन। बात समझ में आई सब? सारे टॉपिक क्लियर? फिर से मैं आपको बता देता हूँ, विलयन के जो प्रकार है बाबू, वो दो आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे बांटा गया है? दो आधार पे बांटा गया है। पहला क्या है? भौतिक आधार। भौतिक मतलब बाहर की समस्त क्रियाएं क्या होती हैं? भौतिक होती हैं। बाहर की जितनी भी क्रियाएं हम अपने आंखों से देख सक रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भौतिक में आती हैं, अर्थात भौतिक क्रिया में आता है। तो भौतिक में बाबू क्या होता है कि ठोस मिश्रण, अर्थात ठोस विलयन। क्या बाबू? ठोस विलयन। भौतिक आधार में तीन हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोसों का ठोसों से मिलना, ठोस विलयन। गैसों से गैसों का मिलना, गैस विलयन। द्रव को द्रव से मिलना, द्रव विलयन। सबको क्लियर हो गया? और एक बात समझिएगा, मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपस में दिया जाता है। आपस में क्या कर दिया जाता है बाबू? बांट दिया जाता है। अगर हम देखें तो हमने कक्षा इसके छोटी क्लास 9th या 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जो ठोस द्रव गैस होता है ना, क्योंकि अवस्थाएं भी पढ़ी होंगी, उसी प्रकार इनको भी बांट दिया गया है कि ठोस से ठोस का मिलना। ध्यान समझ लो, ठोस से क्या बाबू? ठोस का मिलना, और ठोस से द्रव का मिलना। कहने मतलब सब इसी में मिल जाएंगे सारी क्रिया। ठोस से द्रव और ठोस से गैस। अभी तक यहां पर ठोस की क्रिया चल रही थी। किसकी क्रिया चल रही थी बाबू? ठोस की क्रिया चल रही थी, ठीक है। अभी तक यहाँ ठोस की क्रिया चल रही है। अब यहाँ गैस की क्रिया अगर चलने लगेगी तो क्या हो जाएगा बाबू? सब लोग बताइएगा। गैस से गैस का मिश्रण, गैस से द्रव का मिश्रण, गैस से ठोस का मिश्रण। बात सबको समझ में आ रही ना? सारे लोग को समझ में आ रहा? सबको अच्छे से समझ में दिख रहा ना? देखिएगा, ठोस में ठोस ठोस का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस गैस का मिश्रण। उसी प्रकार से गैस में आएंगे तो गैस गैस का मिश्रण, गैस द्रव का मिश्रण, गैस द्रव का मिश्रण हो गया, गैस ठोस का मिश्रण हो गया, या गैस गैस का मिश्रण। कुल मिलाकर के जितने भी आपने पढ़ा है कि ठोस द्रव गैस, आपस में ही इनको क्या करते हैं? घुमा करके जोड़ देते हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए बाबू, तो ठोस के भी तीन प्रकार के विलयन हो गए, और द्रव के भी बाबू तीन प्रकार के विलयन हो गए, और गैस के भी कितने प्रकार के विलयन हो गए? प्रकार के। अर्थात आपको ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में आ गया,
भौतिक आधार पे कुल मैंने मुख्य बताया है, मुख्य रूप से 3 होते हैं। अगर कहा जाए बिलियन के प्रकार भौतिक आधार कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कुल 9 होते हैं। कितने होते हैं? होते हैं। दोनों सवालों का जवाब ध्यान से समझिएगा। कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं। मुख्य कितने होते हैं? 3। मुख्य मतलब होता है मुखिया। मुख्य मतलब क्या होगा बाबू? घर का मुखिया एक ही होगा, उसके नीचे सारे लोग काम करते होंगे। भाई घर का मुखिया कौन? पिता। पिता के भीतर अर्थात पिता के देखा जाए तो सारे लोग उनके निगाह में काम करना प्रारंभ कर दोगे। क्या है, डर रहता है ना, पापा आ जाएंगे यार, ये काम करना है। तो एक प्रकार से देखा जाए पिता जो है मुखिया है, मुखिया के नीचे सभी लोग काम कर रहे हो अपना अपना। उसी प्रकार से ये जो है तीनों ये मुखिया हैं, अब सबके नीचे कोई ना कोई काम कर रहा है। तो भैया ठोस के नीचे अर्थात ठोस विलयन में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। पहला क्या है? ठोस 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 द्रव का मिलना, ठोस गैस का मिलना। क्लियर हो गया? चलिएगा दूसरे वाले में देखते हैं। परिवार में द्रव द्रव वाला परिवार है, उसमें हम देखते हैं तो इसमें भी कितने लोग हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं। द्रव में द्रव से द्रव का मिलना, द्रव से गैस का मिलना, द्रव से ठोस का मिलना। क्लियर हो गया? अगला जो परिवार है वो गैसों का समूह का परिवार है। इनमें भी कुछ टॉपिक हैं। क्या है कि गैस ठोस का मिलना। वो कहेंगे सर कैसे समय नहीं बाबू, का है ना, हम आपको बताते हैं। का है कोहरा वोहरा देखते हो, ठंडी का मौसम आ ही गया है, लगभग सब देखोगे। का है बाबू ना, एक ठोस का। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो जो एक गैसों का मिश्रण में आ जाता है, क्या है? गैस गैस का मिश्रण, गैस द्रव का मिश्रण, गैस ठोस का मिश्रण। आपको तीनों चीजों को 3-3 बार जोड़ देना है, आपका विलयन बन करके तैयार हो जाएगा। भौतिक आधार में कुल मिलाकर अर्थात कुल कहा जाए तो कुल कितने? 9। मुख्य कितने हैं बाबू? 3। सांद्रता के आधार पर हम देखें, किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। अगर हम सांद्रता के आधार पर देखते हैं भैया, तो सांद्रता के आधार पर मुख्य रूप से कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। सबको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छे। हाँ अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने भी आपको बताया जो तनु विलयन है उसकी पहचान हम क्या करें, कैसे करेंगे? तनु विलयन की पहचान हम कैसे करेंगे? यह तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन के बारे में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना करके, क्योंकि आपका एग्जाम भी है बाबू, इस लेवल से पढ़ा जाए कि हम क्वालिफाई अच्छे से कर सकें। क्योंकि आपको ये भी पता होगा इंटर की जो क्लासें होती हैं बाबू, लगभग लगभग देखा जाए तो 2 साल का कोर्स होता है। अगर देखा जाए तो 2 साल का कोर्स होता है, क्योंकि 11th और 12th दोनों चीज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 का कुछ टॉपिक आपको 12th में नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। कहने का मतलब हुआ कि आपको 11th का भी कुछ टॉपिक आना चाहिए और 12th का तो वैसे ही वैसे पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह भी सकते हैं कि जो हमारा इंटर का कोर्स है 2 साल कोर्स होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 11th में होने के बाद क्या कहते हैं ना, अरे यार 12 पढ़ के, तो ऐसा नहीं है। आप 11th में हैं, 11वीं में है, तो आप 11वीं के जो टॉपिक है वो आप पढ़िए। उसको पढ़ने से क्या होगा ना भैया, आपको आगे आने वाली सीढ़ी के लिए सहायक। कहने मतलब यदि आप घर में सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो आपको क्या है, आगे ऊंचाई पे जाना है, छत पर जाना है, तो वो आपको पहले सीढ़ी पर पांव को रखना ही होगा। यदि आप सोचे कि मैं अपने इस पांव को डायरेक्टली सीढ़ी के मीनार पे अर्थात ऊपर सीढ़ी अर्थात पग पर रखूं, छत पर रखूंगा, तो भैया क्या होगा? क्या होगा जानते हो ना? गिर पड़ोगे ना। अब भैया जब गिर पड़ोगे तो उसमें क्या होगा? बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो गिरना नहीं है, संभल संभल कर ही चढ़ो, एक गिरो मत, एक एक पग चढ़ो, गिरो मत। गिरने का मतलब हुआ आप डगमगा सकते हो,
आप डगमगा सकते हो, क्योंकि हम सीख रहे हैं चलना, तो उसमें डगमगाना तो स्वाभाविक होता है। क्योंकि छोटा सा बच्चा भी चलना कब सीखता है? जब उसके पाँव डगमगाते हैं, खटिए पर से, चारपाई पर से गिरता है, उठता है, टहलता है, चोट लगता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तब जाके चलना प्रारंभ करता है। ऐसे थोड़ी चलना कोई सीख जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें भैया, जो इस समय 11th में है वो भी क्लास करके अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आगे ये सारी टॉपिक आपको भी समझ में आएगा और अच्छे समय आ जाए, क्योंकि आपने एक बार पढ़ चुका है टॉपिक को। जो 12th में भैया, सभी लोग ये ध्यान रखें कि जितनी भी टॉपिक आपको क्लियर कराया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है, उसका आप और एक नियम या कसम खा लीजिए कि हमें ये सारे टॉपिक को अगले वीडियो आने से पहले ही समाप्त करना है। समाप्त करने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लिखने के बाद पन्ना चीर के फेंक दो का? अरे ये नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके माइंड में सेव होना चाहिए। जितना आपने लिखा है वो सारी टॉपिक आपके माइंड में क्या होना चाहिए बाबू? सेव होना चाहिए। क्योंकि जब माइंड में सेव होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो जो फिगर रहेगा आपके सामने बन जाएगा, आप उसका आंसर लिख करके चले आएंगे। बात समझ आ रही सबको? बहुत अच्छी। चलिए, तो जो तनु विलयन है भैया, ये क्या है? तनु विलयन क्या है? मैंने भी आपको परिभाषा में मौखिक रूप से बताया था कि किसी विलयन में जब विलय की मात्रा ना के बराबर हो अर्थात थोड़ी मात्रा हो, वह क्या होती है? तनु विलयन। हम इसको लिख सकते हैं, वह विलयन, ठीक है, साथ में पढ़ते भी रहा करें बाबू और लिखते भी रहा करें। क्योंकि हम आप जानते हैं कि हम आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें सबसे ज्यादा कैच करने की शक्ति हमारी आंखों में होती है। इसमें होती है, क्योंकि हम जो चीज देख करके जितना समझ सकते हैं उतना अन्य क्रियाविद से नहीं समझ सकते। तो पहला आप अच्छे से देखिए वीडियो को, ठीक है। आप टीचर से जुड़ जाइए, जो आपको पढ़ा रहा है शिक्षक, आप उनसे जुड़ जाइए। व्यक्ति से जुड़ जाएंगे जो आपको पढ़ा रहा है, तो निश्चय ही ये समझ लीजिए आप लोग कि आपको सारी टॉपिक क्लियर होती जाएगी। यदि आप टीचर से नहीं जुड़ेंगे, आपका माइंड इधर उधर जाता रहेगा, या आप पढ़ाई के साथ साथ कोई क्रियाविधि करते होंगे, तो ये ध्यान रखना बाबू, तब आप सीधा टीचर से नहीं जुड़ पाते। अब जब तक सीधा कनेक्शन नहीं होता बाबू, तब तक क्या होता है? नेटवर्क सही से नहीं पकड़ता, ठीक है ना। तो नेटवर्क को पकड़ाने के लिए आप ये समझिए कि टीचर से आप जुड़ जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। मैंने आपको बताया कि सारी चीजें आपको मैं एग्जाम्पल तौर में समझा सकता हूं कि आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्मों में क्या होता है? आप कहानी को नहीं देखते, कहानी के सारांश को जो प्रदर्शित किया जा रहा है, सारे प्रदर्शन को आपके माइंड में सेव हो जाता है। तो आपसे कोई कह दे भैया इस फिल्म की कहानी बताओ, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, कब आए थे? दूसरे जन्म में आए थे। सबको कहानी याद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपने उस फिल्म को देख लिया। बात समझ में ना कि आपने उसकी कहानी को पढ़ा, आपने उसके फिल्म किया है और वो अच्छे से देख लिया है। एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा आपने देख लिया है। कौन फिल्म लगा रहे हो भैया? थोड़ा अच्छी वाली फिल्म लगाइएगा। कौन सी? करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है ना। तो भैया ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो जो वीडियो देखने की क्रिया में ज्यादा हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। दूसरा होता है सुनना। दूसरा क्या होता है बाबू? सुनना। क्योंकि हम कोई गीत या संगीत कान में रील लगा के या अन्य किसी माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, रेडियो का समय तो चला ही गया, तो किसी ना किसी माध्यम से सुनते हैं। तो गाना जो होता है एक बार दो बार तीन बार सुनते हो ना, उसके बाद कहीं भी जाओगे गुनगुनाते चले जाओगे। खास तौर से कहाँ गुनगुनाओगे पता है? अकेले जा रहे हो सुनसान जगह, डर लगता है ना, तब एक से एक गाना आता है माइंड में, इतना बढ़िया गाना गा ले, जिसको हनुमान चालीसा नहीं याद होता ना, पूरा हनुमान चालीसा रट आता है। होता नहीं होता? क्यों? क्योंकि आपने उस सॉन्ग को, उस गीत को कहीं न कहीं सुना है। पहला मैंने आपको बताया देखा, दूसरा मैंने आपने बताया है सुना, और तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं लिखना। ठीक भैया? तो जब कोई टॉपिक आप लिखते रहते हो
लिखने के दौरान एक बार, दो बार, तीन बार, अर्थात ऐसे लगातार आप लिखते रहते हो ना, आपके हाथ की हथेलियां ही इशारा करके बता देती है इसको ये लिखना है। समझ में आ रहा सबको? तो आप ये ध्यान रखिए कि वीडियो को अच्छे से देखा करिए। ऐसा नहीं है वीडियो को स्किप करते हुए बढ़ते जाइए, ऐसा नहीं है। वीडियो को अच्छे से देखने का मतलब हुआ बेटा, जब स्टार्ट हो आप अपने टीचर से जुड़ करके अच्छे से उनको वीडियो, उनकी सारी वीडियो को अच्छे से देखिए। देखने के साथ साथ भैया उनके हर एक वाक्य को, हर एक बात को समझ करिए। ठीक बाबू, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ने सारी चीजों को समझ लिया सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि बच्चों को क्लियर ना हुई हो, वो दोबारा पूछना चाहते हैं, तो कमेंट भी इसलिए बेटा रहता है, उसमें कमेंट करके टॉपिक करते हैं सर ये टॉपिक फिर भी एक बार बता दीजिए, टीचर सबको बताएंगे। लेकिन जब जुड़े रहेंगे बाबू तभी बता पाएंगे, यदि आप नहीं जुड़े रहेंगे तो कैसे बता पाएंगे? ठीक, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, ऐसे आप लोग बहुत अच्छे भी हो, लगन से पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि इतने प्यारे अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जो हमारे हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते भी हैं और इस पर अमल भी करते हैं। तो भैया मैंने आपको बताया कि जो तनु विलयन है हम उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो वह विलयन जिसमें, ध्यान समझना बाबू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको स्क्रीन पे अर्थात वीडियो को अच्छे से देखना भी है और साथ साथ आपको इसको सुनना भी है और साथ साथ तीसरा टॉपिक क्या है, लिखना भी है। क्या भैया? लिखना भी है। ठीक है, तो चलिएगा, वह विलयन सुनिएगा, अर्थात क्योंकि ये तनु विलयन की बात होती है, विलयन वहां लगेगा। वह विलयन जिसमें, सुनिएगा सब लोग और लिखिएगा, ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, किसकी मात्रा बाबू? विलय की मात्रा। ठीक है, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा बाबू? क्योंकि हमें यह पता है कि विलयन का होता है, विलय और विलायक होता है, तो वो मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक ना होकर के कम होती है। क्या होती है बाबू? अधिक ना होकर क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कम होता है। क्योंकि तन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बाबू? तन की बात हो रही है ना, तन को मतलब क्या होता है? थोड़ा से, तो अपेक्षा कम होता है। क्या होता है बाबू? कम होता है। वह क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? तनु विलयन। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, देखिएगा, तनु विलयन की परिभाषा सर आपने बताया था, जिसमें विलय की जो मात्रा होती है ना कम होता है, लेकिन किसके अपेक्षा कम होता है? किसके अपेक्षा कम होता है? विलायक, क्योंकि भैया विलायक तो मिला रहेगा ना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि वो विलय से आपने बना दिया, भाई चीनी ले लिया, चीनी को घुमा रहे हो, ऐसे कहाँ घुलेगा भाई? चीनी कहाँ घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? विलायक होना चाहिए, कोई और चीज तो होनी चाहिए ना, जिसमें आप घोल रहे हो वो भी तो होना जरूरी है। तो वही कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है वह तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु विलयन। ठीक बाबू, अगला क्या है आपका? सांद्र विलयन। अगला क्या है बाबू? सांद्र। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में टॉपिक यहां से बनता किस प्रकार है, आपका जो टॉपिक बनता है बाबू वो इस प्रकार से बनता है कि तनु विलयन तथा सांद्र विलयन में अंतर बताइए, क्या दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। तो दोनों में यही विशेष अंतर है, तनु में विलय की मात्रा ना के बराबर होती है विलायक की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन सांद्र में क्या होता है? सांद्र में क्या होता है? विलायक की मात्रा कम होती है विलय की अपेक्षा। बात सबको समझ में आ रही ना? बहुत अच्छी। तो बाबू हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक को ज्यादा लंबा ना करके थोड़े टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको तनु बता दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको घर पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप घर पे अगर कुछ टॉपिक छोड़ेंगे नहीं ना
तो आप लोग घर पे मेहनत नहीं करेंगे बाबू, ये हकीकत है। तो आप मेहनत करिए। मैंने आपको सांद्र के बारे में बता दिया, संतृप्त मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार आपको मैं बता दूंगा। संतृप्त के बारे में आपको मैं बता दूंगा, असंतृप्त के बारे में बता दूंगा आपको फिर से एक बार। उसके बाद अति संतृप्त के बारे में मैं आपको बता दूंगा फिर से एक बार, क्योंकि भैया एक बार आपको मैं बता भी चुका हूँ ये सारी टॉपिक है, एक बार फिर बता देता हूँ। लेकिन आप लोग इसका फार्मूला, इसका जो अब बनेगा, सारे स्ट्रक्चर को आप पढ़ करके नोट में बना करके अच्छे से लिख करके समझेंगे। नहीं समझ में आएगा बाबू तो हम इस सारे टॉपिक को अगले वीडियो में फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक भैया, चलिएगा। जैसे मैंने आपको बिलियन विलय के बारे में अगले वीडियो मैंने आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने उसकी चर्चा की है, क्योंकि भाई बिलियन चैप्टर चल रहा है तो चर्चाएं तो होती ही रहेंगी बिलियन की। चलिएगा, संतृप्त मतलब होता है तृप्त हो जाना। जब किसी बिलियन में विलय अर्थात एक निश्चित ताप भी होना आवश्यक होता है। कह सकते हैं एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा जब घुलना बंद हो जाता है तो उस समस्या को या उस कैटेगरी को या उस विलयन को हम संतृप्त विलयन में रखते हैं। किस में रखते हैं? संतृप्त विलयन में। कहते हैं ना तृप्त हो जाना। हर कोई व्यक्ति भोजन कर चुका, उसका इच्छा भर गई है, इच्छा भर गई है और भोजन लाओगे कहाँ खाएगा वो? अरे यार इच्छा भर गई, तो इच्छा भर जाना क्या? क्योंकि उसके पास जितनी भूख थी, जितना ताप, एक ताप होना, ध्यान रखना ताप निश्चित होना चाहिए। तो जो ताप होता है निश्चित होता है, उसमें विलय की मात्रा घुलने के बाद जब ऐसी स्थिति आती है कि घुलना बंद हो जाता है तो वह संतृप्त में आता है। इसको आपको अपने तरीके से लिखना है। मैंने ये भी बताया था किसी भी चीज को या किसी भी परिभाषा को, किसी भी टॉपिक को आप अपने से जितना अच्छा सजा के लिखेंगे बाबू, उतना अच्छा नंबर आपको दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया? चलिए, संतृप्त के बाद असंतृप्त में आते हैं। इसी का विपरीत, अणु का विपरीत सांद्र, संतृप्त का विपरीत असंतृप्त। ठीक है, कहने का मतलब हुआ भैया कि इसमें निश्चित ताप भी होता है, साथ साथ इसमें विलय की मात्रा जितनी घुलनी चाहिए उससे ज्यादा घुल सकती है उसी ताप पर। तो क्या होती है? असंतृप्त, अर्थात वो संतृप्त होता ही नहीं है। जितना लाओ घुलता जा रहा है, जितना लाओ खाता जा रहा है। ठीक है ना? उसी प्रकार से क्या होता है? असंतृप्त। अगला क्या है भैया? अतिसंतृप्त, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त की मात्रा थोड़ा बहुत होता है वह क्या होता है? अतिसंतृप्त होता है। क्या होता है बाबू? अतिसंतृप्त होता है। बात सब समझ में आ गई ना? बहुत अच्छे। चलिएगा, और एक विशेष बात मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो एक क्लास चल रही है, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, सबके लिए आप एक अलग से रफ पेन बनाइए, अर्थात एक अलग से कुछ टॉपिक बनाइए। उसमें आप केवल उस रफ का नाम, उस कॉपी का जो नाम है यूपी बोर्ड एग्जाम यूसी एकेडमी के नाम से बनाइए। क्योंकि आप जिस यूपी एकेडमी से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं बाबू, ये तैयारी बहुत ही अहम होगी आपके जीवन के लिए। क्योंकि आपका जो इंटरलियर सेक्शन चलने वाला है, इसमें जो क्वेश्चन टॉपिक बनने वाले हैं, हमारी टीम आपको केवल उसी रिलेटिव सारी चीजें आपको आपके समक्ष रखेगी। अर्थात जितनी भी चीजें आपको मिलेगा यूपी बोर्ड एग्जाम के लेवल के ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इस यूपी बोर्ड एग्जाम के साथ सीबीएसई बोर्ड को नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए तो सिलेबस एनसीईआरटी है, लेकिन टॉपिक आप ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के माध्यम से सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बनेगा, जो यहाँ से आपको क्वेश्चन टॉपिक बताया जाएगा बाबू, वो सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम से होंगे। और ये ध्यान रखना कि सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस तरीके से आप सोचिए कि ये हमको पहले से पता है कि ये टॉपिक आया है, आप उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। अब इसके साथ साथ भी आपको मैं भी बता दूं कि ये जो मेरा बिलियन का प्रकार आज जो टॉपिक आपने पढ़ा था, कल ये सारी टॉपिक आप क्लियर करिए। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हमने इसके पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, इसके बाद वीडियो में क्या पढ़ा है। मैं आज आपको बता देता हूं कि आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक बाबू, मैं अगले वाले वीडियो में इसके साथ साथ ये जो है आप ये ध्यान रखना कभी भी कि मैं थोड़ी टॉपिक पीछे का रिवीजन कर रहा हूँ हर चैप्टर में। तो इसमें मैं
इसी की टॉपिक के कल के अगले वीडियो में इसी के टॉपिक के कुछ चैप्टर डालूंगा, उसके साथ साथ आगे का भी टॉपिक आपको बताया जाएगा। जैसे विलयन के सांद्रता के पद, अगला जो आपका टॉपिक होगा बाबू, विलयन के सांद्रता के पद होंगे। उसके बाद विलयन की सांद्रता के पद में जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोलांश, कितने भी टॉपिक आएंगे, सारी चीजों के लिए न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। यह सारी चीजें खत्म होने के बाद बाबू, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल टॉपिक ज्यादा बनता है, उसके बाद बाबू हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम, सारी सीमाएं या सारे अनुप्रयोगों को हम सीखेंगे। ठीक बाबू, चलिए ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सारी टॉपिक अच्छी लगी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ या और इसी आस के साथ हम आपको बताते हैं कि आप लोग इस चैनल को अच्छे से अच्छे तरीके से देखा करिए और कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूला करें बाबू, क्योंकि ये हमारे लिए या और आपके लिए भी बहुत ही आवश्यक होगा। वजह होती है क्यों? क्योंकि आप किसी को इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को, इस चैनल को किसी को शेयर करते हैं, यदि वो लाइव जुड़ जाता है, तो वो भी व्यक्ति, जो बंदा होगा या जो स्टूडेंट होगा, वो भी अगर अच्छे से तैयारी कर लेता है बाबू, तो आपके साथ साथ वो भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक बाबू, चलिए ठीक है, रखते हैं। ठीक है।